हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एसएससी क्लियर विद आईएएस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 9 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल की होने वाली परीक्षा के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके बेस पर हम लोग आने वाली जो शिफ्ट हैं उनमें जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे फैक्ट्स को तैयार करेंगे जिन फैक्ट्स के बेस पर हम लोग आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो या कोई और अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो ये पाया जा रहा है कि हर बार हर एक शिफ्ट में एक ही जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। चलिए, इससे पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया है कि देखिए क्वेश्चन कहाँ से और कैसे उठाए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन में एकदम से आपसे पूछ लिया कि केमिकल फॉर्मूला। अब आप कोई भी शिफ्ट का एग्जाम उठा के देखिए, एसएससी सीजीएल का हर एक शिफ्ट में एक केमिकल फॉर्मूला जरूर पूछा गया है। तो फिलहाल सबसे पहले जो पूछा गया है वो केमिकल फॉर्मूला पूछा गया अमोनिया का। तो अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, नाइट्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। तो अमोनिया एकदम बिल्कुल बेसिक सा था कि अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब इसके अलावा वो आपसे बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले पूछ सकता है। मैंने इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स में कई सारे केमिकल फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्मूले बताए हैं, केमिकल कंपाउंड्स के बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं। जैसे आपको मैंने जिप्सम का फॉर्मूला बताया CaSO4 × 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताया CaSO4 × ½ H2O, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला बताया मैंने आपको CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बताया मैंने आपको CaO, मीथेन का पूछ सकता है वो आपसे, तो हो जाएगा आपका CH4, ओजोन का पूछ सकता है कि बताइए ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, मतलब ओजोन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम होते हैं। तो ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं। इसी तरह से आपको और भी अनदर केमिकल फार्मूले याद कर लेने। मैंने वॉशिंग सोडा का भी केमिकल फार्मूला से पहले वीडियो लेक्चर में बताया और बेकिंग सोडा का बताया, ठीक है ना, लाइम स्टोन का बताया। तो इस तरह से आपको क्विक लाइम, स्लेक लाइम, लाइम स्टोन और वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, इनके केमिकल फार्मूले जरूर याद कर लेने चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है या तेजाब का केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो जो तेजाब होता है ना, तेजाब जिसको हम लोग कहते हैं, उसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो देखिए, आपको मैंने कितने सारे केमिकल फॉर्मूले बता दिए, वो केमिकल फॉर्मूले आप जरूर तैयार कर लीजिए, आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार कौन सा इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। उससे पहले तक आपके क्या थे, फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि मौलिक अधिकार थे, और DPSP थे संविधान में, ठीक है ना, यानी कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है ना। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये तो थे। इसके बाद आपका जो है ना एक नया अनुच्छेद जोड़कर आपका जो है ना क्या जोड़े गए हैं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो 10 मौलिक कर्तव्य शुरुआत में थे, बाद में फिर एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। अभी फिलहाल भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी एक नया क्वेश्चन बन जाता है कि अगली बार किसी को शिफ्ट में पूछ लेगा कि बताओ भारत के संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है। तो 11 मौलिक कर्तव्य अभी फिलहाल है। उन मौलिक कर्तव्यों को आप पढ़ लीजिएगा कि जैसे राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक जितने भी होते हैं उनके प्रति सम्मान की भावना रखना, ठीक है ना। और मतलब ऐसे आपको 11 मौलिक कर्तव्य है जो कि मैंने मतलब उसमें आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब 11 मौलिक कर्तव्य के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि उसने पूछा हमसे कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो उसमें 2-3 दे रखे थे, 4 मौलिक कर्तव्य दे रखे थे। उनमें से एक दिया हुआ था कि बड़ों का सम्मान करना, ठीक है। तो बड़ों का सम्मान करना जो है वो संविधान के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना। बड़ों का सम्मान करना एक मौलिक कर्तव्य है, इंसान का एक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, ठीक है ना। लेकिन भारत के संविधान में ऐसा कोई कर्तव्य नहीं जोड़ा गया है बड़ों का सम्मान करना। तो ये हमारा एक नैतिक दायित्व बनता है या एक नैतिक कर्तव्य बनता है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करेंगे तो वो 11 हैं बस। उन 11 में से बड़ों का सम्मान करना कहीं नहीं लिखा गया संविधान में। तो इसलिए इसको हम लोग
टिक करना था, यही आंसर सही होगा। फिर इसमें पूछा था कि भारत में डाकघर बचत में अन्य जमा किस प्रकार की मुद्रा है। तो यानी कि भारत के डाकघर में जो हम लोग जमा करते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, मतलब कुछ अकाउंट्स कुछ पैसा जमा करते हैं, बचत जमा करते हैं अपनी, यानी सेविंग्स को जो है डाकघर में भी जमा किया जा सकता है। तो उसमें कई सारे हम लोगों को पत्र मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब बचत पत्र के नाम से जो है ना कुछ पत्र मिल जाते हैं जो कि हमें डाकघर से मिलते हैं, उनको हम लोग संजो के रखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि उन बचत पत्र के बाद जब उनकी मैच्योरिटी आ जाती है तो उनकी मैच्योरिटी के बाद हमें एक सर्टेन अमाउंट मिल जाता है। तो इसने हमसे पूछा गया कि भारत के डाकघर में डाकघर बचत में अन्य जमा किस प्रकार की मुद्रा है। तो इसमें 2-3 प्रकार की मुद्राएं होती हैं, M1 मुद्रा, M1 मनी, M2 मनी, M3 मनी, M4 मनी। तो भारत के डाकघर बचत में जो अन्य जमा होती है वो M4 टाइप की मनी होती है, M4 मुद्रा होती है। बस आपको खाली इसका यही आंसर लिखना था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो अगला क्वेश्चन है कि शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई की बात पूछ रहा था, ठीक है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आप जानते होंगे इसमें पूछा कि ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो क्या होती है, यानी किसके कारण कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट के तौर पर काम करती है मानव के शरीर में। तो वो होती है आपकी क्या, कोशिका, ठीक है ना, कोशिका हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सेल। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बेसिक चीज़ होती है वो सेल होती हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी सेल से मिलकर ही ह्यूमन बॉडी बनी होती है और उन सेल्स के कारण ही ह्यूमन की बॉडी में फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इकाई के तौर पर काम करती है, यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल वर्क उससे लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोशिका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत के किस शहर में नहीं खेला गया, किस शहर में नहीं खेला गया। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को मतलब डिस्कशन का बस ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में आया है कि फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 महिला विश्व कप के बारे में पूछा है। तो भारत के कई शहरों में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला गया है, लेकिन उसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपको बस ये ढूंढना था कौन से शहर में ये नहीं खेला गया है, ठीक है। तो उसमें एक आपको दे रखा था नवी मुंबई, एक आपको दे रखा था गोवा का कोई एक शहर दे रखा था मडगांव शायद, और एक आपको दे रखा था ऐसे ही एक और ऑप्शन दे रखा था कोई, और एक नया ऑप्शन दे रखा था आपको क्या, नई दिल्ली, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में नहीं खेला गया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में जो है वो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप नहीं खेला गया। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन साधनों का प्रयोग किया। तो देखिए अब हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है किससे, मौर्य वंश से, या कह लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री से। तो अशोक के धम्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि अशोक लास्ट में आकर के अपने आखिरी दिनों में जो है ना वो धम्म के प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा लग गया था और युद्ध से उसने किनारा कर लिया था, मतलब युद्ध की नीति को उसने छोड़ दिया था और बस धम्म के प्रचार प्रसार में लग गया था, ठीक है ना। और धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उसने किन साधनों का प्रयोग किया। तो सबसे पहली बात तो उसने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए एक स्पेशल डेजिग्नेशन बनाई और एक स्पेशल टाइप के लोगों को नियुक्त किया जिनका नाम हुआ करता था धम्म महामात, धम्म महामात, ठीक है ना, ये याद रखना है। धम्म महामात के नाम से इन्होंने कुछ लोगों को नियुक्त किया और इन लोगों को वो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों तक में भेजा करते थे, ठीक है ना। और उसने कुछ अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ स्तंभ बनवाए, कुछ लेख लिखवाए। तो जो लेख और स्तंभ उन्होंने बनवा करके अलग अलग जगहों पर जो स्थापित किए थे उनको पढ़ने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको आप ये मेरे संदेश जो है वो पढ़कर सुनाएं और धम्म का प्रचार प्रसार करें। तो ये जो धम्म महामात हुआ करते थे ये उन लोगों को भी शिक्षा दिया करते थे या उन लोगों को भी वो संदेश पढ़कर सुनाया करते थे जिनको पढ़ना नहीं आता था। दूसरी बात, ये विदेशों तक में गए, जैसे श्रीलंका में उन्होंने अपने दूत भेजे, उन्होंने आपका मिस्र में अपने दूत भेजे, उसने यूनान में अपने दूत भेजे। कई सारे देशों में जो है ना अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो दूत भेजे थे। और बस ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने किन्हें नियुक्त किया था। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात को उन्होंने नियुक्त किया था, ठीक है। अब अशोक पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अशोक महान के नाम पर क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाएंगे, जाहिर है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट आपका एंशिएंट हिस्ट्री का। तो अशोक के और भी नाम कैसे क्या कि अशोक ने अपने आप को किस नाम से या किस उपाधि से सम्मानित कराया था, या अपने आप को कौन सी उपाधि उसने धारण की थी। तो अशोक ने अपने लिए उपाधि धारण की थी दीवानाम प्रिय
प्रियदर्शी, ठीक है ना, देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से उसने अपने आप को बताया था कि मैं देवों का प्रिय हूँ, ठीक है ना, देवों का प्रिय अशोक। समझ में आ रही बात ना। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी उपाधि जो है उन्होंने धारण की थी, तो देवा नाम प्रिय प्रियदर्शी इन्होंने धारण की थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया था लावा के पठारों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी जो लावा पठार होते हैं, लावा प्लेट्यूल होते हैं, वहाँ पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर लावा से बने हुए प्लेट्यू होते हैं वहाँ पर मिट्टी का टाइप पूछा था। तो इन टाइप यहाँ पर पाई जाती है कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है ना। तो लावा के पठारों पर काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को ही हम लोग क्या भी कहते हैं, दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और ये बात भी आपको पता होगी कि काली मिट्टी किस साइड पाई जाती है, जहाँ मतलब बांग्लादेश के कुछ हिस्से में पाई जाती है और आपका इधर वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के एरिया में पाई जाती है, ठीक है ना। तो यानी कि काली मिट्टी जो है, रेगुर मिट्टी, वो किसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जलोढ़ मृदा किस खेती के लिए उपयुक्त है, काली मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, लाल मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना, लेटराइट सॉइल किस खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है ना। मतलब जो आपका इधर साउथ का एरिया है उसमें आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है या फिर लाल मिट्टी देखने को मिलती है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, इन सब का आपको पढ़ लेना है कि कौन सी मिट्टी किस खेती के लिए उपयुक्त है और कहाँ पाई जाती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। तो ठीक है ना, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया कि कुमकुम मोहंती को 2005 में किस प्रकार से सम्मानित किया गया। अब मान के चलिए कोई शिफ्ट ऐसी नहीं की जिसमें उन्होंने अवार्ड नहीं पूछा है, और अवार्ड भी ज़्यादातर जो है उन्होंने नृत्य से पूछे हैं। यही एक खास बात पकड़नी होती है, यही पैटर्न पकड़ना होता है। आगे जो एसएससी जीडी का पेपर होगा ना, उसमें भी इसी तरह के पैटर्न को पकड़ करके हमें पेपर सॉल्व करना है, ताकि वहाँ पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो सके हमारे से। बहुत आसानी से लोग जीएस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल में 25 क्वेश्चन पूछे तो 25 के 25 भी कई लोगों ने सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा आपको जो है ना अपना करंट अफेयर्स पर निगाह बना के रखनी है, और स्टैटिक जीके जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बहुत नॉर्मल सा स्टैटिक जीके आपसे पूछ रहा है, बहुत हाई फाई जीके नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है, इसने पूछा कुमकुम मोहंती को 2005 में किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2005 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए किया गया था, ये ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना हैं। ओडिसी नृत्य है, आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको कई सारे इससे पहले की वीडियो लेक्चर में कई बार ये बात बताई कि जो हमारे 9 क्लासिकल डांसेस की फॉर्म्स हैं उनमें से एक फॉर्म ओडिसी भी है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और आपका कुचिपुड़ी, ओडिसी, सत्रिया, ठीक है ना, मणिपुरी, और अभी तो नया जो जुड़ा है छऊ, मतलब ये सारे के सारे कथकली, ये सब के सब जो मैंने फॉर्म्स हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से मैंने इनके पहले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, क्योंकि उनमें भी क्वेश्चन आए हैं। हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो भरतनाट्यम पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ठीक है ना। आपका यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये जितनी भी जो नृत्यांगनाएं हैं, जो कि इन डांस फॉर्म से रिलेटेड नृत्यांगनाएं हैं, उनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कौन कौन सी मतलब कौन नृत्यांगना किस डांस से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप रट डालिए, आने वाले हर एक एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत सहायक होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास तो नहीं करा पा रहे हैं। आपको देखिए कि डिजिटल बोर्ड और ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन आपको जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा और बहुत अच्छा होगा। बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बताई जाएंगी, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पर आपको रीजनिंग के वीडियोज़ भी मिलते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, और इंग्लिश भी बहुत जल्द हम लोग इस पर जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 चीज़ें तो अभी आपको मिल ही जाएंगी, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, लेकिन आपको जो है ना जल्दी ही इंग्लिश भी यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, यानी असम में जो है नए साल के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो मैंने पहले के वीडियो लेक्चर में असम के इन त्योहारों के बारे में जिक्र किया था कि असम में जो है ना बिहू नाम से त्योहार मनाया जाता है और काफ़ी फेमस त्योहार होते हैं वो, जैसे बोहाग बिहू, माघ बिहू, है ना, रोंगाली बिहू, ठीक है ना। तो ये जो होता है ना, ये आपका बोहाग बिहू होता है, ठीक है ना। जो ये नए साल के रूप में मनाते हैं वो बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू होता है, ठीक है ना, रोंगाली बिहू, ठीक है। तो इसके रूप में मनाया जाता है। असम का जो पारंपरिक नया साल होता है उसके उपलक्ष्य में ये लोग बोहाग बिहू या ये कह लीजिए कि रोंगाली बिहू मनाते हैं, ठीक है ना। तो अब असम के और भी बहुत सारे त्यौहार हैं, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। असम का क्लासिकल डांस भी आपको तैयार कर लेना है ना। असम के जो भी फोक डांसेस हैं उनको भी आपको याद कर लेना, तैयार कर लेना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें बहुत ईजिली समझ में भी आई होंगी, आपने बहुत ध्यान से इनको समझ में लिया होगा। देखो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि किसी भी उदासीन विलयन का पी
पीएच मान कितना होता है। अब आपको फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया, हमने पहला क्वेश्चन उठाया वो भी केमिस्ट्री का था, सबसे लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का वो भी केमिस्ट्री का ही है। तो केमिस्ट्री के इन क्वेश्चंस मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो मतलब और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब देखिए मैंने आपको बताया ये चीज़ अगर 10th क्लास तक की आपने साइंस पढ़ी है तो बहुत जरूर पढ़ा होगा कि पीएच वैल्यू से रिलेटेड आपने जरूर पढ़ा होगा कि 3 तरीके के कंटेंट होते हैं हमारे पास, एक एसिड होता है, एक बेस होता है, एक सॉल्ट होता है और एक न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ विलियन ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, मतलब अम्लीय होते हैं, अम्लीय, ठीक है ना। अगर हिंदी में बात करें तो 3 तरीके के कंपाउंड होते हैं, अम्लीय होते हैं। अम्लीयों का जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ आपको। हमारा जो एसिडिक कंटेंट होता है ना, एसिडिक कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है, उस एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। और बेसिक सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो बेसिक सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। और जो हमारा उदासीन विलयन होते हैं ना, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशंस, उन न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 के इक्वल होती है, ठीक है ना, 7 के इक्वल होती है। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन का तो आंसर था किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आपको मैं बता दूं कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो 7 के इक्वल होता है। ये बात तो आप पहले समझ लीजिए, ठीक है ना, 7 के इक्वल होगा। और एसिडिक मतलब क्या आपका, अब मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार फिर से पीएच वैल्यू। अम्लीय की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7 से कम होती है, ठीक है ना, 7 से कम। और क्षारीय की कैसी होती है, क्षारीय मतलब कैसा, अक्षारीय मतलब क्या, आपका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा होती है। तो 3 तरीके के आपको अम्ल मिलेंगे, या तो वो 3 तरीके के आपको विलयन मिलेंगे, या तो अम्लीय विलयन होगा, या तो क्षारीय विलयन होगा, या तो उदासीन विलयन होगा। अम्लीय विलयन की पीएच वैल्यू जो है 7 से कम, क्षारीय विलयन की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा और उदासीन विलयन की पीएच वैल्यू 7 के इक्वल। ये बात ध्यान रखनी है। अगर वो अलग से भी पूछ लेता है आपसे कि बताइए वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो वाटर को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन मानते हैं, वाटर की पीएच वैल्यू भी 7 होती है, ठीक है ना, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, बिल्कुल ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अगर ये पूछ ले कि बताओ पानी जो होता है वो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या क्या, तो हम उसको उदासीन की कैटेगरी में रखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल केमिस्ट्री में जाएंगे तो फिर अलग बातें होती हैं कि वाटर को भी एसिडिक बना देते हैं किसी के कंपैरिजन में। लेकिन आपको समझना है कि जो भी उदासीन विलयन होगा उसकी पीएच वैल्यू कितने के इक्वल होगी, 7 के इक्वल होगी, ठीक है ना। वो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ मानव रक्त जो होता है, मानव रक्त वो कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो ह्यूमन ब्लड जो होता है वो हल्का सा स्लाइटली बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय, हल्का सा क्षारीय, ना तो बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है ना बहुत ज़्यादा अम्लीय, अम्लीय तो होता ही नहीं है, तो हल्का सा क्षारीय होता है। मतलब उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा। समझ में आ रही बात। तो देखो मानव के रक्त का भी पूछ सकता है, तो ये चीज़ें समझने वाली है। और बस इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आज के इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपने और भी कई सारे नए फैक्ट्स समझे होंगे। मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन ये 10 के 10 क्वेश्चन 9 दिसंबर 2022 की शिफ्ट सेकंड में आए थे, और इनके साथ मैंने आपको कम से कम 20-25 फैक्ट और बताए हैं। उन 20-25 फैक्ट को भी आपने ईजिली समझ लिया होगा। तो जो जो फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो फैक्ट्स और ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हर एक एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज की वीडियो को अगर आपने वाकई में एंजॉय किया है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।